वेल बच्चों, नाउ वी विल डिराइव फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्शंस एट ए स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस। अगर हमारे पास में कोई भी गोलीय अवतल पृष्ठ है तो गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र को देखते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, यहाँ पे हमारे पास में एस पी एस डैश नाम का एक गोलीय अवतल पृष्ठ है, मीन्स स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस है। और P जो है आप जानते ही हो कि उसका पोल होता है, इस पोल हमने लेट किया है। एंड यहाँ पर पॉइंट O पे कोई एक ऑब्जेक्ट O रखा हुआ था। इस ऑब्जेक्ट के द्वारा एक प्रकाश की किरण मीन्स रे ऑफ लाइट जाती है और पॉइंट A पे स्ट्राइक की। जिस पॉइंट P पे वो स्ट्राइक करती है A पे स्ट्राइक करती है, उसी पॉइंट पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर से जाकर के C से होकर के ऐसा पास हो रहा है। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं ये जो प्रकाश की किरण थी अपवर्तन के पश्चात, क्योंकि ये रेयर से डेंस में जा रही है, तो रेयर से डेंस में जाने का तात्पर्य क्या होता है कि वो अभिलंब की तरफ झुकेगी। मीन्स व्हेन द रे ऑफ द लाइट कम्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, मीन्स अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुक जाएगी। तो ये प्रकाश की किरण कुछ ऐसे निकल रही थी। मैंने डॉट डॉट करके इसको जब पीछे बढ़ाया तो जो इमेज फॉर्मेशन है वो इस पॉइंट I पे हो रहा था। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पॉइंट A से जो कि M है, इसकी ऊंचाई जो है मैंने मान ली कि h है। ये N1 है और ये बेटा N2 है। N1 का तात्पर्य हमने रेयर मीडियम से लिया है और N2 को हमने डेंस मीडियम लेट कर रखा है। और साथ साथ में आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपतन कोण और अपवर्तन कोण भी मैंने डिफाइन कर रखे हैं। जैसा कि यहाँ पे आपका ये अभिलंब था, मीन्स नॉर्मल है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है वो आपका एंगल I यहाँ पे दिख रहा है। इसी तरह से अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है दैट इज अपवर्तन कोण मीन्स एंगल R। ये डायग्राम क्लियर हुआ। यहाँ पे हमको पता क्या करना है, इस कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन जो होता है उस रिफ्रैक्शन का फार्मूला क्या होगा। वेल ये जो कोण हमने लेट कर लिया कि OA और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज एंगल अल्फा। इसी तरह से आपकी IA रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बीटा लेट किया। एंड AC और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम गामा लेट कर लेते हैं। अल्फा बीटा गामा हमारे पास में कोण हो जाते हैं। आप जानते हो कि किसी भी स्फेरिकल मिरर हो या लेंस हो, जितनी भी दूरियां होती हैं सब हम उसके पोल से ऑप्टिकल सेंटर से ही कैरी करते हैं। तो ये जो सेंटर है, सेंटर से आपकी पोल के बीच की जो डिस्टेंस है दैट विल बी R। इसको मैंने R लेट किया या होती ही है। एंड I से लेकर के P तक की डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं वस्तु प्रतिबिंब की दूरी, दैट मीन्स V बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे इमेज फॉर्मेट होता है। और पोल के बीच में, ध्रुव के बीच में जो दूरी होती है उसको हम V से डिनोट करते हैं। फिर आपका आता है O, जहाँ पे वस्तु रखी थी, वस्तु की उसके ध्रुव से मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट टिल द पोल दैट इज U। यहाँ पे सारी डिस्टेंसेस आप माइनस साइन के साथ में कंसीडर करेंगे क्योंकि चिन्ह प्रॉपर्टी जो होता है साइन कन्वेंशन वो हमने पहले बता रखा है आपको। होता क्या है, राइट साइड में जितनी डिस्टेंसेस होती हैं वो सभी पॉजिटिव ली जाती हैं, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, ऐसे अप साइड में पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव कैरी करते हैं। जब हम बात करते हैं यहाँ पे कॉनकेव के लिए, तो कॉनकेव के लिए U, V, F जितने होते हैं सब नेगेटिव होते हैं। जबकि हम बात करें यदि कॉन्वेक्स की, जो कि आगे आने वाले डायरेक्शन में करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देते हैं कि कॉन्वेक्स के लिए आप U, V की जो वैल्यूज होती हैं, U को छोड़ दीजिए, U सभी के लिए नेगेटिव होता है, V, F, R को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे कॉन्वेक्स के लिए। वेल कम टू द पॉइंट। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले कुछ कंसीडर कर लिया कि SP S डैश इज अ स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट SP S डैश इज अ स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस, गॉट इट। एंड ऑब्जेक्ट O is placed at the principal axis and object O is placed at point O that is principal axis ओके। एक ये रे ऑफ लाइट जाती है पॉइंट A पे, टकराने के बाद ये आगे निकल जाती है। इसको मैंने पीछे की तरफ बढ़ाया तो ये आपका फिनोमेना पूरा बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो CP डिस्टेंस होगी, CP इज इक्वल टू कितना लेट करेंगे, दैट विल बी -R। एंड
MP जो डिस्टेंस है, MP डिस्टेंस को हम क्या, सॉरी MI डिस्टेंस को, PI डिस्टेंस माफ करना, PI डिस्टेंस को हम माइनस का V कंसीडर करेंगे, एंड ऐसे ही जो PO डिस्टेंस होगा इट PV इक्वल्स टू माइनस का U कंसीडर करते हैं। क्लियर है इतना? वेलकम टू अपने टॉपिक पे आते हुए यहाँ पे हम एक ट्रायंगल देख पा रहे हैं जो कि आपका है ट्रायंगल OAC। इट इज़ वेरी क्लियर। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ट्रायंगल OAC। इस ट्रायंगल की यदि बात करें तो अगर हम किसी ट्रायंगल की यदि बात करते हैं, ट्रायंगल में होता क्या है कि अगर आपके पास कुछ इस तरह से एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, इस ट्रायंगल में ये होता है एक्सटर्नल एंगल। अगर कोई भी एक्सटर्नल एंगल है तो एक्सटर्नल एंगल क्या होता है कि ट्रायंगल के दो इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है। मींस अगर इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारा एंगल आई है, ये एंगल अल्फा है, जो बाहर का एंगल इसको हमने गामा लेट किया, तो हम बोलेंगे कि अल्फा प्लस आई इज इक्वल्स टू गामा के इक्वल हो जाता है। क्या हो जाता है? अल्फा प्लस आई इज इक्वल्स टू गामा के इक्वल हो जाता है, क्योंकि ये लॉ होता है मैथमेटिक्स में कि ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ी होंगी मैथमेटिक्स में, तो क्या सीखते हैं कि किसी भी दो इंटरनल एंगल, ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल में दो इंटरनल एंगल का सम एक्सटर्नल एंगल के इक्वल लेट किया जाता है। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट इन ट्रायंगल, कौन सा? OAC की बात करते हैं। इन ट्रायंगल OAC की यदि हम बात करें तो आपको पता है कि एंगल अल्फा और एंगल आई दोनों इस ट्रायंगल के इंटरनल एंगल हैं, ठीक है। एक इंटरनल एंगल ये है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हमको क्या पता होता है कि कोई भी दो इंटरनल एंगल का सम इस एक्सटर्नल एंगल के सम के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल OAC हम क्या बोलेंगे कि एंगल अल्फा प्लस दैट इज एंगल आई इज इक्वल्स टू गामा। क्लियर हो इतना? एंगल गामा के इक्वल हो जाएगा। एंड दूसरा एक ट्रायंगल बहुत क्लियरली आप ऑब्जर्व करिएगा यहाँ पे, जो कि है ट्रायंगल ICA। ध्यान से देखो बेटा, ICA, दिस वन ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में आपको पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल का तात्पर्य होता है कि अगर कोई इस तरह से लाइंस कट कर रही तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। यहाँ पे क्लियर नहीं देख पा रहा होगा, मैं थोड़ा सा ऊपर लिखने का प्रयास करूंगा। लुक है, अगर कोई भी दो लाइंस ऐसे कट कर रही हैं तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट या VOA होते हैं। इसी तरह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वेल, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो एंगल R है और इसके बीच में बना हुआ ये इतना सा एंगल, ये वाला, दिस वन, ये एंगल इस एंगल R के बराबर होगा, क्योंकि ये एंगल भी एक हिसाब से वर्टिकली अपोजिट एंगल ही है। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ट्रायंगल ICA की, इस छोटे से ट्रायंगल की ICA। इस ट्रायंगल में भी बीटा और एंगल R दोनों इंटरनल एंगल हैं, और एंगल गामा जो है इसके लिए एक्सटर्नल एंगल का रोल प्ले करेगा। तो ये एंगल अल्फा के, सॉरी गामा के इक्वल हो जाएगा। दोबारा यहाँ पे फिर लिखिए, अगेन इन ट्रायंगल ICA या IAC, ओके। इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, आपका जो वैल्यू है, विच वन बेटा, बीटा प्लस R, यहाँ पे लिखिएगा बीटा प्लस R इज इक्वल्स टू गामा। क्लियर हो इतना? बीटा प्लस R इज इक्वल्स टू गामा हो जाएगा। यहाँ से अगर हम थोड़ा सा ट्रांसपोज करें, यहाँ से I की वैल्यू निकालो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट, ओके, I is equals to gamma minus alpha. What will be here? I is equals to gamma minus alpha. Take it as equation number 1. And यहाँ से अगर हम R की वैल्यू निकालेंगे तो R को ऐसे बना लें तो confusion क्रिएट होगा। It is R like this कि गामा और R एक जैसे दिखना शुरू हो जाएंगे। R is equals to हो जाएगा यहाँ पे गामा माइनस बीटा, एंड इट इज इक्वेशन नंबर 2। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने I और R की वैल्यू पता कर ली। अब हमको पता होता है कि स्नेल्स का नियम क्या होता है। स्नेल का नियम यही होता है कि साइन I बटे साइन R इज इक्वल्स टू n, या उसको हम n1 n2 भी बोलते हैं। क्लियर है? यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम क्या कहता है कि साइन I बटे साइन R दैट इज साइन I अपॉन साइन R
इज इक्वल्स टू, बेसिकली यहाँ पे n होता है और n को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष। अपवर्तनांक मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट विल बी इक्वल टू n2 अपॉन n1। ठीक है, स्नेल का नियम क्या कहता है कि साइन i अपॉन साइन r इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। वेरी क्लियर है। और हमने यहाँ पे i की वैल्यू और r की वैल्यू निकाल रखी है। i की वैल्यू कितनी है, गामा माइनस अल्फा, एंड r की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, गामा माइनस बीटा। कोई डाउट इतने में? ठीक है, इसी चीज़ को हम लेट कर लेते हैं कि जो आपके पास में सरफेस था SP S' उसका डायमीटर बहुत छोटा है। क्या लेट कर लेते हैं कि SP S' जो आपके पास ट्रायंगल देख रहे हैं, सॉरी सरफेस देख रहे हैं कॉन्केव, उसका डायमीटर बहुत छोटा है। तो यदि डायमीटर छोटा होगा तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो पॉइंट A है वो स्लाइड करके पॉइंट P के ऊपर हो जाएगा। तो उस स्थिति में जो हम ये M पॉइंट होगा ये भी P के नज़दीक आएगा, तो पॉइंट A कहाँ जाएगा, पॉइंट P के ऊपर आ जाएगा। तो क्योंकि आप देख रहे हो कि उस स्थिति में यदि आपका डायमीटर बहुत छोटा है तो पॉइंट A पॉइंट P पे आएगा, अर्थात ये जो साइन I आप लिखा करते हैं ये हो जाएगा सिर्फ I अपॉन R इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, N1 I इज इक्वल्स टू N2 R। एक चीज़ ब्रैकेट में मेंशन कर लेना, मैंने यहाँ पे एजम्पशन ये लिया है, इफ डायमीटर इज वेरी शॉर्ट, अगर डायमीटर थोड़ा बहुत छोटा है तो पॉइंट A पॉइंट P पे स्लाइड करेगा, अर्थात साइन I अपॉन साइन R को हम I अपॉन R ही लिखेंगे, यहाँ पे N2 अपॉन N1 और इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा, N1 I इज इक्वल्स टू N2 R। ठीक, इसको लेट कर लीजिएगा इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन में जो N1 I इज इक्वल टू N2 R है, यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आपको I और R की वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, लेट्स सी, इसको रेज कर रहा हूँ। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, वहाँ पे I अपॉन R इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। इट इम्प्लाइज दैट कि N1 I इज इक्वल्स टू N2 R। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, इट विल बी N1 I की वैल्यू भी मैंने निकाली थी। यहाँ पे I की वैल्यू क्या आई थी, I इज इक्वल्स टू गामा माइनस अल्फा। क्या आया था बेटा, गामा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू N2। R की वैल्यू क्या निकाली थी मैंने, R की वैल्यू थी गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। ओके, अभी मैंने बताया क्योंकि इसका यहाँ पे लेट करना, लेट द डायमीटर ऑफ द spherical concave surface, spherical concave surface is short, then what will be do, alpha will equals to tan alpha and beta is equals to tan beta and gamma is equals to tan gamma. Okay, we will use in these questions at the place of these terms. So it will again look at a glance here, it will be n1 gamma minus alpha is equals to n2 gamma minus beta. We will write it like this, n1 gamma minus n1 alpha is equals to n2 beta. Okay, let's multiply, it will be n2 gamma minus n2 beta. Okay, let's come the similar terms in one sides and write the opposite terms in that means n1, and there is n1 means there is gamma and gamma, put a gamma one side and this one side. So here will be n1 gamma and this term will be come in this side, it will be minus n2 gamma. Okay, you will write here, this is negative term, जब इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो जाएगा n1 alpha minus n2 beta. So we will write here, gamma will be common and it will be n1 minus n2 as it is and n1 alpha minus n2 beta. मैंने आपको बता रखा है कि इसका डायमीटर अगर बहुत छोटा है तो डायमीटर छोटे होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे
गामा की जगह पे क्या रखेंगे, tan गामा, इट विल बी tan गामा एंड n1 माइनस n2 इज इक्वल्स टू n1 tan अल्फा, ओके, माइनस n2 tan बीटा, n2 tan बीटा। आते हैं आपके बेसिक जो डायग्राम्स हैं उनके यदि हम चर्चा करें तो देखो जरा, OMA इस ट्रायंगल में अगर हम बात करेंगे tan अल्फा की, tan बेसिकली क्या होता है यहाँ पे हम नोट कर दे रहे हैं, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका परपेंडिकुलर क्या है, AM, इट विल बी AM, और बेस कितना है टोटल अल्फा के लिए, ये आपका OM के इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो मैंने वैल्यूज रखी हैं वो tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी इन दिस ट्रायंगल OMA, tan अल्फा को लिखेंगे AM अपॉन OM, इट विल बी AM अपॉन OM। इसी तरीके से tan बीटा को क्या लिखेंगे हम, AM अपॉन MI, AM अपॉन MI, एंड इसको क्या लिखेंगे, tan गामा को लिखेंगे AM अपॉन CM, AM अपॉन CM, ओके। ये वैल्यू जो रखें हमने, AM को H लेट कर रखा है और OM को यूज करेंगे माइनस U। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, H अपॉन MI की वैल्यू माइनस V, एंड ये हो जाएगा H अपॉन CM की वैल्यू माइनस R। ये tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, ओके। लेट्स सी, ओके। देखो आगे जो आपके पास इक्वेशन आई थी कुछ ऐसी थी, tan गामा ब्रैकेट n1 माइनस n2 इज इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा n1 tan अल्फा माइनस n2 tan बीटा। लेट्स पुट द वैल्यूज हियर, क्लियर हो रहा है। सो tan गामा's वैल्यू दैट इज माइनस h अपॉन r, and you will see here will be n1 minus n2 is equals to n1. What's the value of tan alpha? That is h upon u, means you can write here minus h upon u, and there is minus n2, and what's the value of tan beta? That is h upon minus h upon v, okay. As you're seeing here, this value will be positive because minus and minus is there, so here will be n1 minus h upon u, and it will be n2 h upon v. कैन आई राइट, यहाँ पे देखो n1 माइनस n2 है, अगर अंदर से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे था और एक माइनस और बाहर आएगा तो हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं h अपॉन r n2 माइनस n1। एनी डाउट, ओके, इट विल बी लाइक दिस, एंड जस्ट इरेज इट 1 मिनट। सो इट विल बी h अपॉन r in bracket n2 minus n1, and this term is plus, right, first h upon v minus and n1 h upon u। any doubt? look here, h इन दोनों में से कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पे h कॉमन लीजिए तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u, लाइक दिस, एंड इसको क्या लिखेंगे, h अपॉन r n2 माइनस n1। फ्रॉम बोथ साइड आपका h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे क्या बचा, n2 माइनस n1 अपॉन r is equals to n2v minus n1u. In short, we can write it that is n2v minus n1u is equals to n2 minus n1 upon में r। यही फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस के लिए, ओके। यहाँ पे एक चीज़ और लास्टली कंसीडर कर लेते हैं कि अगर हम ये पता कर लें कि सघन जो n है वो सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष जो अपवर्तनांक है, यहाँ पे लेट कर लीजिएगा, इसको मैं इरेज करता हूँ, लाइक दिस, इफ n is the refractive index, okay, n is the refractive index of rare medium with respect to, okay, it is dense medium with respect to rare medium,
अगर हम ये मान लें कि जो n है वो सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n2/n1 के बराबर। तो ऐसा अगर यहाँ पे वैल्यूज हम पुट करेंगे तो फाइनली आपको ये डेरिवेशन कुछ ऐसा मिलेगा, n/v माइनस ये हो जाएगा 1/u इज इक्वल्स टू n-1/r। ये फार्मूला भी होता है सिंपली, हम किसके लिए यूज करेंगे इसको, फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस। क्लियर हुआ, छोटा सा डेरिवेशन है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक बार मैं फिर से डायग्राम को क्लियर कर दे रहा हूँ। डायग्राम में हमने क्या लेट किया, कोई भी एक आपके पास में स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस था, उस स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस का नाम हमने एस डैश कंसिडर कर लिया। एस डैश में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ओ रखा था, यहाँ से एक लाइट की रेज यहाँ पे पड़ी, और पढ़ने के बाद उस पॉइंट पे जो हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, तो क्योंकि आपकी प्रकाश की किरण रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, तो क्या करेगी, उसकी तरफ झुक जाएगी, मीन्स नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। इसको पीछे बढ़ाया गया तो इमेज फॉर्मेशन आपका यहाँ पॉइंट ए पे होता है। आपको पता है सारी डिस्टेंस, ये सेंटर से पी की डिस्टेंस को आर लेंगे, जहाँ पे इमेज बन रहा है वहाँ से पोल की डिस्टेंस को वी लेट कर लेते हैं, और जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था उसके बीच की डिस्टेंस को हमने यू लेट कर लिया। यू लेट करने के बाद यहाँ से परपेंडिकुलर मैंने एच ड्रॉ किया। बस एक टॉपिक याद रखना कि उसके बाद में हमने एक ट्रायंगल लिया AOC, जहां से मैंने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाई। कौन सी प्रॉपर्टी, कि ट्रायंगल में कोई भी एक एक्सटर्नल एंगल दो इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है। दैट मीन्स बीटा विल इक्वल्स टू अल्फा प्लस एंगल आई। इक्वेशन 1 क्रिएट करके वहां से मैंने आई की वैल्यू निकाली थी। फिर आपको दूसरा ट्रायंगल दिखा था ICA, जिसमें से हमने एंगल आर को निकाला, मीन्स बीटा प्लस आर। ये आर हमको नहीं पता था, लेकिन ये एंगल आर है तो ये एंगल भी आर होगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी। तो इसलिए ये आर हो गया, तो आर प्लस बीटा की वैल्यू भी एक्सटर्नल एंगल के बराबर हो जाएगी। दैट मीन्स इक्वल टू गामा। यहाँ से मैंने आर की वैल्यू निकाली, तो आर की वैल्यू निकल के क्या आई, गामा माइनस बीटा। अल्फा की आई की वैल्यू क्या निकल के आई थी, गामा माइनस अल्फा। फिर मैंने स्नेल्स लॉ यूज किया। स्नेल्स लॉ यूज करने के बाद, क्योंकि हम लेट कर ले रहे हैं, मानते हैं कि ये जो स्फेरिकल मिरर है इसका जो डायमीटर अगर बहुत छोटा है, तो डायमीटर छोटा होने का तात्पर्य होगा कि साइन आई और साइन आर को हम सिर्फ आई और आर ही लिखेंगे। उसके करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया गया, फिर n1 और n2 की आई और r की प्रॉपर वैल्यूज पुट की गई, और i और r की वैल्यूज को पुट करने के बाद हमने ये देखा, ठीक है, कि आपके पास में एक इक्वेशन बन के आई। वहाँ से जैसे इक्वेशन क्रिएट हुई, क्योंकि हम मान चुके हैं कि आपके जो एंगल्स हैं बहुत छोटे हैं, डायमीटर बहुत छोटा है, तो उस स्थिति में अल्फा बीटा और गामा को मैंने tan अल्फा tan बीटा और tan गामा रखा। उसके बाद में ट्रायंगल्स पे अल्फा वाला एंगल, तो ये वाला ट्रायंगल ले लिए, बीटा और गामा, tan अल्फा tan बीटा tan गामा, जो कि क्रमशः h/u h/v और h/r वैल्यूज आई थी। रख करके सिंप्लीफाई किया। एट लास्ट हमको फार्मूला मिलता है n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। अगर ये मान लें कि जो n है वो सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मींस n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द रेयर मीडियम, दैट इज n। तो फार्मूला क्रिएट होकर क्या जाता है, n/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू n माइनस 1/r। इसी फार्मूला को बोलते हैं क्या, फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल कॉनकेव मिरर, कॉनकेव सरफेस के लिए। अब हम अगले डेरिवेशन में आपको बताएंगे यही चीज अगर कॉन्वेक्स के लिए हो तो कॉन्वेक्स के लिए कैसे हम प्रूफ करते हैं। लेट्स हैव अ सीन।